एक गर्म तपता रेगिस्तान दुनिया की दो सुपर पावर्स के बीच में, द रोमन्स एंड द पर्शियंस। ये था अरब इस्लाम से पहले, और इस वीडियो का नाम है द प्री इस्लामिक अरेबिया। Islam was a catalyst of the biggest expansion of the Arabic people. The religious landscape like in pre-Islamic Arabia. खानदानों के खानदान खत्म हो जाते थे, पानी पीने पिलाने के ऊपर झगड़ा हुआ है तो 10 साल लड़ाई हो रही। इस्लाम के आने से पहले अरब के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे? It paved the way for the establishment of arguably the most powerful empire of its time. मक्का यमन से सीरिया जाने वाले व्यापारियों का खास शहर था। Begin the story of Islam, in the pre-Islamic Arabia. उस वक्त दुनिया में दो ऐसी एम्पायर्स थी जो यूरोप और मिडिल ईस्ट को डोमिनेट कर रही थी। ससानिड एम्पायर पर्शिया में, जिसको पर्शियन एम्पायर भी कहा जाता है, और बाइजेंटीन एम्पायर एशिया माइनर में, और उसकी बाउंड्रीज यूरोप तक जाती थी। इन दोनों एम्पायर्स के बीच में लड़ाई कई सेंचुरी से चल रही थी, और इन दोनों एम्पायर्स के बीच में ज़रा इधर देखें, ये है अरेबिया। अरेबिया उस वक्त एक गर्म तपता रेगिस्तान था, और तेल मिलने से पहले तो यहाँ पर कोई वैल्यूएबल रिसोर्स भी नहीं थी। पानी, ना एग्रीकल्चर, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि सिविलाइजेशन भी नहीं, सिविलाइज लोग भी नहीं थे। पानी पीने पिलाने के ऊपर झगड़ा हुआ तो 10-10, 20-20 साल तक लड़ाइयाँ चलती रहती थी। और यही वजह है कि रोमन्स और पर्शियन में से कोई एक भी इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए राजी नहीं था। इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए कि इस एरिया को कंट्रोल और डोमिनेट करने का कोई रीज़न ही नहीं था उनके पास। और अगर आप हिस्ट्री को देखें तो उसमें ये चीज़ नोट करने लायक है कि इस्लाम के राइज के बाद भी ज़्यादातर इस्लामिक एम्पायर्स ने कभी इस एरिया में दिलचस्पी दिखाई नहीं। ज़्यादातर मुस्लिम एम्पायर्स, चाहे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो या ऑटोमन एम्पायर हो, उन्होंने सिर्फ मक्का और मदीना वाले एरिया पर ही अपना कंट्रोल किया और नज्द वाले इलाके को ऐसे ही छोड़ दिया। हिजाज उस एरिया को कहते थे जहाँ पर होली सिटीज़ मक्का और मदीना थी, और बाकी के एरिया को उस वक्त नज्द कहा जाता था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अरेबिया के अंदर तो सिविलाइज लोग भी नहीं थे। ज़्यादातर जो दुनिया के सिविलाइज लोग थे, यानी रोमन्स और पर्शियंस, इन लोगों को बारबेरियन समझते थे। गर्म कच्चे रेगिस्तानों में रहने वाले अरब के अनपढ़ जाहिल बद्दू, ये उन सिविलाइज लोगों का, रोमन्स और पर्शियंस का, इनके बारे में पर्सपेक्टिव हुआ करता था। अरब के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स थी, और इन्हीं में से एक ट्राइब थी कुरैश, और यही वो ट्राइब थी जिससे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग करते थे। अब कुरैश के अंदर भी बहुत सारे कबीले थे, जैसे बनु अदी, बनु उमैया, बनु हाशिम, बनु मखजूम एंड सो ऑन। अब बहुत सारी ट्राइब्स तो थी, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद कुरैश से बिलोंग करते थे, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ कुरैश के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि आज ही की तरह उस वक्त भी मक्का की एक बहुत ज़्यादा इज्जत थी। मक्का को उस वक्त भी एक होली सिटी कंसिडर किया जाता था, और इसका रीज़न था काबा। काबा एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में लोग ये समझते थे कि इसे ग्रेट प्रॉफिट इब्राहिम, या जिनको बाइबल में अब्राहम कहा जाता है, उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इसको बनाया था। इसको हरम डिक्लेयर कर दिया। हरम यानी वो जगह जो सेक्रेड हो, यहाँ पर कोई वायलेंस नहीं हो सकती, किसी बेगुनाह का खून नहीं पाया जा सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुदा का अज़ाब भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए प्री इस्लामिक अरेबिया में भी वो अनसिविलाइज लोग जो पानी पिलाने के ऊपर 10-10 साल तक झगड़ते रहते थे, आपस में एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते थे, वो लोग भी काबे की इज्जत करते थे और मक्का में वायलेंस करने से कतराते थे। हालांकि ज़्यादातर अरब पेगन्स थे, लेकिन अरब के अंदर ज्यूज़ और क्रिश्चियंस की भी कुछ पॉपुलेशन पाई जाती थी। तो अब हालात ये थे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको हरम डिक्लेयर कर दिया था और अरब के सारे ट्राइब्स इसकी इज्जत करते थे। अब ये काबा एक बिजनेस हब बन चुका था। वो कैसे, आइए समझते हैं। क्योंकि मक्का में कोई एग्रीकल्चर तो था नहीं, तो मक्कन्स के पास अब अपना लाइवलीहुड अर्न करने का एक ही रास्ता बचता था, और वो था ट्रेड, यानी बिजनेस। मक्कन्स वर वेरी बिजनेस माइंडेड। उन्होंने क्या किया, अरब के सारे ट्राइब्स को उन्होंने बोला कि आप आइए और काबा के अंदर अपना अपना आइडल प्लेस कर दीजिए। अपने अपने गॉड की जो स्टैचू है, आइडल है, आप उसको काबा के अंदर प्लेस कर दीजिए। अब साल में एक दिन उन्होंने ऐसा कर लिया, इसमें अरब के सारे ट्राइब्स एक नया आइडल लेकर आते थे। पुराना वाला आइडल निकालते और नया वाला आइडल काबा के अंदर फिर से प्लेस कर देते। कुछ हिस्टोरियन रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि काबा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 360 या 365 ऐसे आइडल्स प्लेस्ड किए गए थे, लेकिन उनमें से भी सबसे बड़ा आइडल जो था उसका नाम था हुबल। And the Meccans and the whole of Arabia believed कि हुबल is the protector of the trade and wealth।
कि हुबल उनके कारोबार और उनकी दौलत का रखवाला है। अब मक्का एक ऐसी जगह थी कि जहां पर आप खुलकर अपना बिजनेस कर सकते हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि एक माइनर डिस्प्यूट पर आपका सर न उड़ा दिया जाए। और यहाँ पर इस बात का भी कोई खतरा नहीं था कि कोई डाकू या चोर आपका सामान लूट ले, क्योंकि मक्का आफ्टर ऑल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको एक हरम डिक्लेयर किया था। और अगर आप काबे की सैंक्टिटी को मेंटेन नहीं करते, आप यहाँ पर फिर भी वायलेंस करते हैं, तो फिर आप अपने ट्राइब के गॉड और वो 365 गॉड्स जो काबे के अंदर प्लेस हैं उनकी रैथ झेलने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो इस पर जो कुरैश थे, दे वर आल्सो द प्रोटेक्टर्स ऑफ काबा। तो कुरैश मक्का में होने वाले इस ट्रेड से अपना एक कट लेते थे। दिस वॉज देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम। इसके अलावा उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। कुछ लोग मक्का में आने वाले मर्चेंट से सामान खरीदते और इसको जाकर पैलेस्टाइन और सीरिया के इलाकों में जाकर बेचते थे, जो उस वक्त रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। यहाँ पर इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। और मक्का का सोशल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि मिसोजिनिस्ट स्ट्रक्चर था। इस हद तक मिसोजिनिस्ट कि अगर लड़की पैदा हो जाती तो उसको जिंदा ही मिट्टी में दफना दिया जाता था। हालात ये थे कि किसी घर में अगर बाप के मरने के बाद दो भाई आपस में बाप की प्रॉपर्टी को आपस में बांट रहे हैं, तो मान लीजिए कि बाप ने 4 प्लॉट्स छोड़े, तो ऐसे होता था कि भाई 2 प्लॉट तेरे 2 प्लॉट मेरे। और अब मान लीजिए घर में 10 औरतें हैं, तो औरतों का भी सामान की तरह बंटवारा होता था कि 5 औरतें तेरी 5 औरतें मेरी। इस हद तक मिसोजिनिस्ट स्ट्रक्चर। अरेबिया में स्लेवरी थी। आपके पास लैंड और ज़मीन या वो सब नहीं है जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो फिर आपको किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। अगर आप किसी के गुलाम हैं तो आपको बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि मक्का में पेगन्स के साथ साथ क्रिश्चियंस और ज्यूज़ भी रहते थे। लेकिन उस वक्त का सोशल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि जब तक कि आप एक दूसरे के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को विजिट न कर लें, आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि इन तीनों में से कौन किस रिलीजन का है। उन तीनों लोगों ने, पेगन्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ ने एक दूसरे के ट्रेडिशंस को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया था। ट्राइबल वॉरफेयर भी बहुत कॉमन था। पानी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स था और क्योंकि ये रेयर था तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ पानी के ऊपर ही हुआ करती थी। अगर आप एक कबीले से हैं और आप दूसरे कबीले के किसी इंसान को कत्ल कर देते हैं तो फिर समझ लीजिए कि एक पूरे कबीले की दूसरे पूरे कबीले से लड़ाई हो चुकी है। लोग अपने रिलीजन से भी ज़्यादा अपने कबीले और अपने ट्राइब के सगे हुआ करते थे। ऐसा भी मुमकिन था कि एक ही ट्राइब के 2 लोग, एक क्रिश्चियन और एक ज्यू हो सकता है, लेकिन अगर एक ज्यू भी मरता था तो सारे क्रिश्चियन आ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी ट्राइब से बिलोंग करता था। लेकिन क्योंकि मैकेंस बिजनेस करते थे और वो ट्रेडर्स थे, सो मैकेंस डिसाइडेड नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन टू मैनी फाइटिंग्स, क्योंकि इससे उनका बिजनेस भी हैम्पर हो सकता था। अगर आज आपसे कहा जाए कि आने वाले 10 सालों में दुनिया की सुपर पावर कौन सी होगी, तो आप वेरियस कंट्रीज़ को डिफरेंट पैरामीटर्स पर मेजर करके उनकी रैंकिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया फर्स्ट, यूएसए सेकंड, चाइना थर्ड, रशिया फोर्थ एंड सो ऑन। अगर सेम क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द 6th सेंचुरी किसी इंटेलेक्चुअल से पूछा जाता तो शायद अरेबिया को वो लास्ट प्रायोरिटी पर रखते। इसके कोई चांस ही नहीं थे कि ये वर्ल्ड डोमिनेटिंग पावर बन जाए। लेकिन अरब ऐसा करने में कामयाब कैसे हुए?